हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर सुनने को मिल रही है, खबर कहें या फिर कहें राजनीतिक चर्चा, जहां पर कई तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की बात कर रही हैं। ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि अगर वे जीत करके आती हैं तो जिन राज्यों में वे सरकार बनाएंगी वहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगी। ऐसे में सवाल ये हो सकता है कि पुरानी पेंशन योजना क्या थी, किस तरह से इसको लाया गया था और नई पेंशन योजना जो उस पुरानी की जगह पर लाई गई है वह योजना किस तरह से बनाई गई है। क्या वजहें थी कि पुरानी पेंशन को हटाया गया। अब यहाँ पर ही कुछ अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसको खराब योजना बता रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि आर्थिक स्तर पर भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना ठीक नहीं है और राजनीतिक स्तर पर भी यह एक गलत कदम होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक है राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना कितना सही। तो ये एक बड़ा सवाल है, यहाँ पर किस तरह से लाभ गिनाए जा रहे हैं, किस तरह के नुकसान हैं। तो व्हाई द ओल्ड पेंशन स्कीम इज बोथ बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स, इंडियन एक्सप्रेस का छपा हुआ यह लेख है जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें हमने भी कुछ इनपुट्स शामिल करके इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चर्चा क्यों की गई है इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे पुरानी पेंशन योजना को क्या इससे जुड़ी चिंताएं थी जिसकी वजह से फिर कई सारे विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया और एक सुधार का प्रयास करते हुए नई पेंशन योजना को लाया गया। क्या निष्कर्ष हो सकता है इस तरह के मुद्दे में और किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मेंस का एक सवाल हम डिस्कस कर लेंगे। यह जो विषय है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत सरकारी नीतियों और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस से जुड़ जाता है। तो चर्चा में क्यों है इस पर हमने बात कर ही ली कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको फिर से लागू किए जाने की बात हो रही है, चाहे आम आदमी पार्टी का जिक्र आए या फिर कांग्रेस पार्टी का जिक्र आए। कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर है, जैसे राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो उन्होंने वहां पर इस योजना को फिर से लागू भी कर दिया है। तो किस तरह से यह योजना थी, क्यों लाई गई थी, इस पर बात करें तो 1 जनवरी 2004 से पहले तक यह लागू थी और केंद्र और राज्यों के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसके लाभार्थी हुआ करते थे। तो यहाँ पर पेंशन की अगर बात की जाए तो जो अंतिम प्राप्त मूल वेतन होता था इसके अंतर्गत बेसिक सैलरी की बात हो रही है, जो अंतिम रूप से किसी व्यक्ति को उसके रिटायरमेंट से पहले दी गई हो, उसका 50% निर्धारित किया गया था और सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद इसको सुनिश्चित या फिर परिभाषित लाभ के रूप में वर्णित किया जाता है और इसी योजना को परिभाषित लाभ योजना के नाम से भी हम जानते थे, जो कि पुरानी पेंशन योजना थी। ठीक है, अब एक उदाहरण से समझे कि कहा गया है बेसिक सैलरी का 50%। अगर किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट के समय जो बेसिक सैलरी है, मान लीजिए वो 10,000 रुपए है, तो उसको जो पेंशन मिलनी है वह है 5,000 रुपए। ठीक, बेसिक सैलरी का 50% तय किया गया था। अब यहां पर ही महंगाई भत्ता भी जोड़ करके दिया जाता है। तो यहां पर समस्या यह है कि जब केंद्र सरकार अगर अपने जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में वृद्धि करती है तो इनकी पेंशन्स में भी वृद्धि हो जाती है, साथ ही जो महंगाई भत्ता है वह भी बढ़ जाता है। अगर किसी के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हुई तो आप समझ सकते हैं कि अब उसको 5200 रुपए महीने के रूप में मिलेगा। तो ठीक है, व्यवस्था ठीक लग रही थी, इसमें समस्या क्या आ रही है इस पर बात करेंगे। अब जो महंगाई भत्ता है वो मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में उसकी गणना की जाती है और इसमें जो बढ़ोतरी है हर साल में अमूमन 2 बार तक कर दी जाती है, हमें देखने को भी मिलती है। तो यहाँ पर जो सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान थे वो न्यूनतम पेंशन के रूप में 9,000 रुपए और अधिकतम 62,500 रुपए के आसपास दिखाई देता है, बताया गया है। अब चिंताएं क्या थी, यहाँ पर क्या समस्या आ रही थी इस पेंशन योजना में। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जो योजना चलाई जा रही थी एक लंबे समय से यह सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी के रूप में बनी हुई थी, एक देनदारी के रूप में बनी हुई थी। तो पेंशन के लिए कोई विशेष कोष की भी व्यवस्था नहीं थी कि चलो एक फंड इकट्ठा किया गया है और अब उस फंड को किस तरह से हम रिटायर होने वाले लोगों को बांटेंगे। इसके अंतर्गत भारत सरकार का जो बजट एलोकेशन है उससे ही फिर फंड दिया जाता था। तो भविष्य में कैसे साल दर साल इस योजना के अंतर्गत जो भुगतान किया जाना है उसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई थी और जब भी बजट आता था तो बजट से पहले इस भुगतान के लिए एक अनुमान लगाया जाता था और फिर बजट पारित करके जो लोग हैं उनको भुगतान किया जाता था। इसका जो भुगतान है, बड़ी बात समझने की यह है कि कौन भुगतान कर रहा है। अगर सरकार किसी को पेंशन दे रही है तो वहां पर जो भुगतान है टैक्स के रूप में, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ही पैसे से फिर सरकार अपने उन कर्मियों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको पैसा देती है।
यहाँ पर समस्या क्या है कि करदाताओं का जो पैसा है वो एक बड़ी रकम जो कि निर्माण कार्यों में खर्च हो सकती है, देश के विकास में खर्च हो सकती है, वो पेंशन के रूप में खर्ची जा रही है। हालांकि पेंशन देना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उसके कुछ और तरीके भी हो सकते थे जिससे सरकार के बजट पर ज्यादा व्यय या फिर ज्यादा भार ना आए। तो चिंताओं में ही एक चिंता ये भी है कि इसके अंतर्गत पे एज यू गो स्कीम के रूप में इसे देखा जा रहा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसको लाभ मिलना है पेंशन का, उससे किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया और इसमें केवल जो नियोक्ता है, नियोक्ता की ही जिम्मेदारी बनी हुई है उसको पेंशन देने की। और हर साल जो पेंशन भोगी हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है और उनके लाभ में भी वृद्धि हो रही है। इसमें एक और बात यह है कि इसके अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं रिटायर हो रहे हैं उनकी आयु में वृद्धि हो रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो एक लंबा जीवन जीते हैं। ऐसे में जो पेंशन दिए जाने वाली बात है वो और ज्यादा उनको देना पड़ता है। तो केंद्र और राज्य सरकार की जो पेंशन देनदारियां हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर आप एक बिल देखेंगे 1990 से 91 के बीच में केंद्र सरकार का पेंशन का बिल, तो ये 3,272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों का अगर आप कुल खर्च देखें तो 3,131 करोड़ रुपए 1990-91 का बिल बताता है। अगर आप इसे 2020-21 से तुलना करें तो केंद्र के बिल में 58 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि 1,90,888 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राज्यों के जो व्यय थे उसमें 125 गुना वृद्धि हुई है और ये 3,86,001 करोड़ रुपए के आसपास इसका अनुमान बताया गया है। तो कितनी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है और ये देनदारी है, एक तरह से लायबिलिटी है सरकार के ऊपर। अब समाधान पर अगर हम बात करें कि जो नई पेंशन योजना आई है तो उसकी एक बार पृष्ठभूमि को समझ ले कि किस तरह से उसको बनाए जाने का निर्माण किया गया था और फिर नई पेंशन योजना पर बात कर लेते हैं। तो इसके समाधान के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। 1998 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ओसिस परियोजना एक तरह से शुरू की थी। इसका मतलब है वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा, यानी ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इसे शुरू किया गया था। तो इस पर एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट को देने के लिए सेबी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष S.E. दवे की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिसने जनवरी 2000 में फिर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। हालांकि ये जो आज का डिस्कशन है थोड़ा सा तथ्यात्मक ज्यादा है, लेकिन तथ्यात्मक में भी जो तथ्य है उनको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे विषय में आपके पास लिखने के लिए पॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो सरकारी पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए यह रिपोर्ट नहीं आई थी। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य था वो यह था कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र में लगे हुए जो श्रमिक हैं, हम ये जान सके कि उनके पास आय की क्या सुरक्षा मौजूद है और कैसे उनके लिए आय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और कौन सी सुरक्षा जब वे रिटायर हो जाएं तब की भी सुरक्षा, और वर्तमान समय में भी कैसे वे जीवन जी रहे हैं, इस पर यह रिपोर्ट केंद्रित थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 1991 की जनगणना को आधार बनाते हुए जो डेटा था वह रिलीज किया गया था, जहां पर पता चला था कि केवल 3.4 करोड़ लोग या फिर 11% लोगों के पास ही केवल आय की सुरक्षा है जब वे रिटायर हो जाते हैं। और इसके लिए जो आंकड़ा लिया गया था वो था 31.4 करोड़ लोग, जो कि अनुमानित कुल कामकाजी आबादी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से केवल 11% लोगों के पास ही सेवानिवृत्ति के बाद आय की सुरक्षा देखी गई। अब सरकारी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि या कर्मचारी पेंशन योजना ऐसी सुविधाओं का लाभ लेकर के फिर इनको भी जो सामाजिक सुरक्षा है वह दी जा रही थी, और बाकी का जो कार्यबल था ऐसा पता चला कि इनके पास किसी भी तरह की आर्थिक सुरक्षा मौजूद नहीं है। तो एक समस्या ये थी कि कैसे इन लोगों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाए, और ये रिपोर्ट फिर आगे जाकर के प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में कुछ और बातें भी शामिल थी, जैसे कि इसमें 3 तरह के फंडों की बात की गई थी कि अगर हमें उन लोगों को शामिल करना है जो लोग असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो वो कहीं पर कुछ निवेश कर सकते हैं। कब? जब वे इनकम प्राप्त करते हैं, जब वे नौकरी में हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, उस दौरान उनके पास प्राप्त होने वाली जो आय है वो उसको निवेश करें। कैसे? एक था सुरक्षित, दूसरा संतुलित, तीसरा विकास या फिर ग्रोथ। तो इक्विटी में लगभग 10% तक के निवेश की अनुमति थी, इसमें 30% और इसमें 50%। और इसके अंतर्गत 6 फंड मैनेजरों को व्यवस्थित किया गया था। एक तरह से बैंक या फिर निजी संस्थान हो सकते थे जो इस तरह की सुविधा देते थे। इसके अलावा जो बाकी की राशि अगर कोई करना चाहे निवेश, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर सरकारी बॉन्ड्स में भी कर सकता था। कई सारी इस तरह की सुविधाओं की बात बताई गई। फिर आती है नई पेंशन योजना की रूपरेखा।
अब इस नई पेंशन योजना की रूपरेखा के लिए जो पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो असंगठित क्षेत्र के लिए थी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को असंगठित क्षेत्र से ना जोड़ करके अपने ही कर्मचारियों के लिए उपयुक्त समझा और उसको उसमें सुझाए गए जो बातें थी, जो भी प्रस्ताव थे, उसको अपने कर्मचारियों के ऊपर लागू किया। तो इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 1.5 साल बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्नाटक के एक पूर्व सचिव थे BK भट्टाचार्य, इनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया, जिसने फिर कुछ सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड परिभाषित लाभ या फिर परिभाषित योगदान योजना को शुरू करना चाहिए। थोड़ा कठिन लग सकता है, इसका आसान मतलब यह है कि हम एक ऐसी योजना को शुरू करें जहां पर जो कर्मचारी है वो कुछ निवेश करे और जो उसका नियोक्ता है, नियोक्ता भी कुछ निवेश करे। तो नियोक्ता और कर्मचारी के लिए पहले बार में 10% योगदान की बात कही गई और संचित धन का उपयोग फिर एन्युटी के रूप में, यानी जो वार्षिक रूप से था उसके रूप में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी जो फंड की समस्या हमने शुरू में डिस्कस की वो यहां पर जाकर के सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से सरकार ने फिर इस नई योजना को अपनाया था। इसी के दूसरे स्तर में कर्मचारी के लिए कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी कि वो और ज्यादा कितना भी योगदान कर सकता है अगर वह ज्यादा पेंशन या फिर फंड जुटाना चाह रहा है। वहीं पर जो नियोक्ता का योगदान है वह समान रहेगा, लेकिन अधिकतम 5% तक ही रहेगा। अब इससे जो फंड जमा होगा उसको एक मुश्त रकम में भी निकाला जा सकता है या फिर एन्युटी के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि मासिक रूप से पेंशन के रूप में उसको बदला जा सकता है। और ये जो इनकम होने वाली है ये फिर टैक्स फ्री होगी। तो फिर आगे चल करके नई पेंशन योजना को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया और 1 जनवरी 2004 से नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, वो भी केंद्र सरकार के। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओसिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, ये नई पेंशन प्रणाली के लिए जो सुधार शुरू किए गए थे उसका एक आधार बनी है। यहाँ पर क्या योगदान निर्धारित किया गया है, तो टियर 1 के अंतर्गत जो कर्मचारी है वह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और सरकार भी फिर इतना ही योगदान करेगी। हालांकि आगे चलकर सरकार ने 2019 के आसपास मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% तक योगदान किए जाने की बात कह दी थी। तो निष्कर्ष के रूप में जब हम समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, तो हमें दिखाई देता है कि एक तरफ पुरानी पेंशन योजना थी, उसके अंतर्गत क्या क्या खामियां थी, इसीलिए इसको आर्थिक रूप से खराब कदम माना जा रहा है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि राज्यों के अंतर्गत जो उनका राजस्व है और उनका पेंशन खर्च है उसके बीच में कितना % तय होता है। पहले एक बार ये देख लें कि राज्यों के अंतर्गत शुरुआत में जो पेंशन बिल है उसमें कितनी वृद्धि हुई थी। तो 1990-91 में 3131 था, वो 2020-21 में 3,86,001 करोड़ रुपए के आसपास आ गया और केंद्र सरकार का जो 3,272 करोड़ रुपए था वो आगे चल करके 2020-21 में 2,08,473 करोड़ रुपए हो गया। राज्यवार आंकड़ों के आप देख लें यहाँ पर, जैसे आंध्र प्रदेश का आपको दिखाई देगा, लाल रंग से जो दिया हुआ है वो उनका पेंशन का खर्च है और ये उनका राजस्व है। तो लगभग 21% जो उनके ऊपर भार है वो केवल पेंशन का ही है। यहाँ अगर आप हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को देखेंगे, ये यहाँ आपको दिखाई देगा कि इनके ऊपर लगभग 80% का भार है। तो अगर पेंशन के अलावा ये उस राशि को भी जोड़ लें जो ये अपने वर्तमान कर्मचारियों को तनख्वाह के रूप में या आय के रूप में भुगतान करते हैं, तो ये लगभग उनके पूरे राजस्व के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समस्या आपको दिखाई देगी कि फिर जो भुगतान वो कर रहे हैं उसके अलावा फिर वो डेवलपमेंट के कार्यों में कैसे भुगतान कर पाएंगे। यहाँ पर ही यह बात आती है कि जो नई पेंशन योजना है वो लागू रहनी चाहिए थी और विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सही नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि राज्य सरकारों को जो 10% का जो खर्च करने की बात है वो फिलहाल ना करना पड़े। जो कर्मचारी इसका लाभ लेने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको किसी तरह का योगदान ना करना पड़े, वे एक समय तक पूरी राशि को घर ले जाएं जितना उनको वेतन मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हमने उसके जो दुष्परिणाम है उनको देखा कि वो किस तरह से फिर बन करके सामने आएंगे और राज्यों को या फिर केंद्र सरकार को उसको खर्च करना पड़ेगा। बहरहाल इसमें एक जो राजनीतिक एंगल है उसमें हमें नहीं जाना है। इसके जो अच्छे और बुरे पॉइंट्स हो सकते हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब सवाल क्या बना? सवाल कहता है कि पुरानी पेंशन योजना क्या है, कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किए जाने के किस तरह के आर्थिक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं,
नई पेंशन योजना के आलोक में विश्लेषण कीजिए। तो आपको जब दोनों पक्ष पता होंगे तभी आप विश्लेषण करते हुए इस उत्तर को पूरा कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। इस प्रश्न को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।